हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 24 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन की तैयारी स्टार्ट कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। ये आर्टिकल उसके ऊपर है। आपको पता है जगदीप सिंह धनखड़ ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया था, तो उसी के बाद से एक स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई थी कि अब कौन नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। मैं आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का पहली बात इलेक्शन होता है, सेकंड चीज़ वाइस प्रेसिडेंट का रोल्स क्या क्या होते हैं, और उसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 2 2022 में, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपको जैसा पता है कि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो क्या स्पीकर भी वाइस प्रेसिडेंट होता है? आंसर इज नहीं। तो कैसे इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये उसी के ऊपर आज मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। ठीक है, आपने सबसे कभी पॉलिटी पढ़ी हुई, आपको लगता होगा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सबसे ईजीएस्ट लगता होगा, हाँ कुछ नहीं करना, यहाँ के इलेक्टेड खत्म, है कि नहीं। फिर मैं आपको इससे कनेक्टेड सवाल ही बताऊंगा कैसे 2023 में प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ था, वो प्रेसिडेंट के ऊपर था। नेक्स्ट आर्टिकल बात करेंगे कि किस तरीके से जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो भी टोबैको इंडस्ट्री की तरीके से ब्लेम करना स्टार्ट कर चुकी है कंज्यूमर के ऊपर। जिस तरह से आपने नोटिस किया है कि जो टोबैको इंडस्ट्री होती है उसको कितना कहा गया है कि आप इस चीज़ का बैन लगाओ, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो फिर इंडिविजुअल की चॉइसेस है, हम थोड़ी जिम्मेदार है, जिम्मेदार तो आप हैं जो इसको खा पी रहे हैं। हमने अगर किसी को इंसिस्ट तो किया नहीं, हम तो बोलते ही छोड़, हमने तो लेबल भी लगा रखा है। तो एक तरीके से ऐसा होता है ना, जिस तरह से एंटीबायोटिक्स होती है वो बैक्टीरिया के लिए रेसिस्टेंट हो जाते हैं, फिर चाहे जितना एंटीबायोटिक दो, दे आर रेसिस्टेंट टू, क्योंकि वो जस्टिफाई हो जाते हैं। तो सेम यहाँ भी हो रहा है। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री कैसे ब्लेम को कर रही है मैं डिस्कस करूंगा आपसे। उसी से कनेक्टेड कल भी एक आर्टिकल मैंने समझाया था, जहां पे आपको मैंने हजार्डस वेस्ट के ऊपर बताया था कि किस तरीके से 57 या 54 डेथ्स हुई थी, जिसमें 47 to 48 डेथ्स ऐसी हुई थी, उन वर्कर्स की हुई थी जिनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे, प्रॉपर गियर्स नहीं थे, जिससे वो हजार्डस वेस्ट को हटा सकें। उसी से कनेक्टेड मैंने आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में समझाया था, कैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग लॉ 2013 में आया था, क्या होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये मैंने आपको समझाया था। एक इन डिटेल प्रॉपर डिस्कशन मैंने आपसे उस टाइम पे किया था। लास्ट आर्टिकल बात करता है कि करंट में किस तरीके से जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, किस तरीके से वॉरफेयर ही चेंज हो चुकी है। पहले ट्रेडिशनल वॉरफेयर होती थी, एकदम एक तरफ तलवार लेके खड़े हैं, दूसरी तरफ खड़े इधर बोल रहे हैं से भाई जय भवानी, फिर दूसरी तरफ से दूसरे अपने वॉर क्राई दे रहे थे। बट अब के समय क्या हो रखा है, अब चीज़ें पूरी तरीके से एकदम चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अब ज़माना आपको पता है क्या चेंज है, तो टॉप मोस्ट में एक ही चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है कि नहीं। और उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या होगा, ये आर्टिकल उसके रेफरेंस से बात करता है। जीएस पेपर 2 के लिए इसकी रेलेवेंस है इंटरनेशनल रिलेशन। कभी भी इंडिया का कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इम्पैक्ट होता है जियो पॉलिटिकल स्केल पे, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट हो जाती है, राइट। अब बात करते हैं अपना पहला आर्टिकल, ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लिए बहुत ही ब्रॉडर इम्पैक्ट है इस आर्टिकल का। तो एक जहाँ पे नहीं डाल सकते इसको कि नहीं एग्जीक्यूटिव में आएगा, नहीं ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर में आएगा, तो इसलिए गवर्नेंस ओवरऑल पे आ जाता है ये। ठीक, अब देखते हैं हुआ क्या। आपको बेसिक पता है इलेक्शन कमीशन ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिससे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा से स्टार्ट किया जा सके, जब जगदीप धनखड़ ने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया था ड्यू टू हेल्थ रीजंस अगेन। अब इसके बाद स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई कौन बनेगा। किसी ने कहा भाई शशि थरूर बनेंगे, है ना। फिर कहीं ना कहीं अगेन ये पॉलिटिकल पार्टीज में अपना खुद का चल रहा है। फिर कोई इंसान कह रहा है नहीं नीतीश कुमार यादव बनेंगे, फिर उसी के बीच कोई आ रहा है कि नहीं भाई कोई आंध्र प्रदेश से बनना चाहिए। फिर कह रहे हैं हर एक अपनी, क्योंकि देखिए जो वाइस चेयरमैन होता है और चेयरमैन होते हैं, आपको पता है राज्यसभा में 2 ही होते हैं, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन का रोल बहुत ही अहम तब हो जाता है क्योंकि वो एक तरीके से ड्राइवर होता है। ठीक है, अगर चेयरमैन ठान ले कि भाई साहब मुझे ये बिल नहीं पास होने देना, तो एक्चुअली में नहीं पास होने देगा वो, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहाँ पे स्पीकर ने कुछ ना कुछ नियम कानून की बातें करके वो चीज़ इग्नोर कर दी है। तो ये बहुत अहम रोल हो जाता है अगर एक स्पीकर, या फिर सबसे बड़ी बात एक वाइस प्रेसिडेंट का रोल इतना अहम है, अगर वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का होगा तो उसके लिए बहुत ही एक, आप कह सकते हो एक फ्रूटफुल मूव होगा, ये उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा इन फ्यूचर वो। बट स्टिल आपको पता है कि एनडीए अलायंस अगर देखा जाए ऑलरेडी वो अच्छे खासे सरप्लस में है, जितना भी वोट चाहिए उससे बहुत आगे हैं वो। तो इनिशियली हाई चांसेस यही हैं कि इजीली बीजेपी का जो भी मेंबर होगा वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। अब देखते हैं डिटेल क्या है इसमें। इलेक्शन कमीशन ने एम्पावर किया, मतलब एम्पावर होती है
आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि वो इलेक्शन कंडक्ट करा सकती है। इलेक्शन में किस किस के इलेक्शन आपको पता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या पंचायत का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, आंसर इज नहीं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करवाती है, तो आप बोलोगे सर स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाती है म्यूनिसिपल पार्टीज का इलेक्शन और जो लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं उसको कौन कंडक्ट कराता है, क्या उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, आंसर इज नो। तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। तो सिंपल सी चीज समझिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसके बाद से स्टेट इलेक्शन कमीशन को इतना ज़्यादा एक प्रायोरिटी देना स्टार्ट होगा। तभी आप नोटिस करोगे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बहुत ज़्यादा मूव में आ गया, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन अब क्या करने लगा, ये बताने लगा कैसे जो पैसे हैं वो डिवाइड होंगे और किस तरीके से पंचायत को कैसे मिलेगा, जो लोकल डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी हैं उनको कैसे मिलेगा। तो ये अगेन एक थोड़ा सा इसके आगे एक सब्सिडरी बातें हैं। अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ। जो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं इस एक्ट के द्वारा, कौन सा, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के द्वारा मतलब देखा जाता है, उसके द्वारा उसे गवर्न किया जाता है। और उसमें रूल्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 फॉलो होते हैं, राइट। तो अगेन जो प्रोसेस है वो इस एक्ट के द्वारा होता है। उस प्रोसेस में फॉलो करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो 1974 के अंडर में आते हैं, राइट। अगेन इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग। आपके लिए रेलेवेंट चीज़ें क्या थी, पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसी से कनेक्टेड तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या जो इलेक्शन कमीशन है इसके पास पावर है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरीके से बंद कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसी पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि अभी रिसेंट केसेस में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि परफॉर्म नहीं की हैं लास्ट इलेक्शन में, तो इस वजह से उन पार्टीज़ को हम डी नोटिफाई करते हैं। तो उसी के रेफरेंस में आपको पता होना चाहिए कि क्या लॉ कहता है। अगर हम देखा जाए लॉ कमीशन की बात, तो लॉ कमीशन कहता है अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बंद करना है या डिसबैन करना है तो सबसे पहले वो पार्टी पिछले इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी कि भाई साहब अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को बंद करना है तो वो पार्टी पहली बात तो इलीगल होनी चाहिए, ठीक है, इलीगल काम करे तब होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सच पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इस चीज़ को कहा कि भाई हमारा एक मेन काम है कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया जाए और जिसके अंडर में वो पार्टीज, अगर कोई इंसान पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है देन ऑब्जेक्टिव इलेक्शन में खड़ा होना होगा। लेकिन इलेक्शन में अगर वो इंसान खड़ा ही नहीं होगा दैट मीन्स पार्टी कर क्या रही है, तो पार्टी से कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिससे पार्टी को टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट ले रहे होंगे, उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ये मूव्स स्टार्ट किए थे, जिसके ऊपर थोड़ा सा टसल भी स्टार्ट हो गया था। करंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR कंडक्ट करा रहा है, जिसे हम कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें क्या हो रहा है, जितनी भी वोटिंग लिस्ट है बिहार की 2003 के बाद की सारी वोटिंग लिस्ट क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है, मतलब वोटर्स को रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन उठता है सर क्यों, ज़रूरत क्या है। सबसे पहला रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो कि अब नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है कि फेक वोटिंग लिस्ट बनने के भी चांसेस हैं। कैसे, अगर आपके मान के चलो कुछ एक्स वोटर्स थे 2003 में, करंटली अगर देखा जाए एक्स से बढ़ के अब 100 और बढ़ चुके हैं उसमें, तो वाई हो गए हैं। तो जो वाई हैं इसमें कुछ ऐसे भी तो होंगे ना जो एक्स के बाद मरे होंगे, है ना। इस एक्स नंबर में अगर वाई वाले जो होंगे उसमें कहीं ना कहीं ऐसे भी होंगे जो लोग मर चुके होंगे, तो उनकी वोटिंग लिस्ट भी अभी पूरी तरीके से रिवाइज नहीं हुई होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने पूरी की पूरी तरीके से क्या किया, रीस्टार्ट किया। अब सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि भाई साहब आपको वोटिंग लिस्ट में होना है, तो उसने कुछ क्राइटेरियाज रखी थी। प्रॉब्लम सिर्फ क्राइटेरिया पे हो रही थी। उसने कहा कि भाई साहब आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई साहब, और आपका वोटर आईडी भी एक्सेप्ट नहीं होगी अनलेस वो वोटर आईडी 2003 के पहले की होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में बात गई, और सुप्रीम कोर्ट में बात की, सुप्रीम कोर्ट भाई साहब ऐसा है, सुनो आप ना थोड़ी सी लंबी सांस लो, आधार कार्ड को कंसिडर करो टू गिव वोटर आईडी, क्योंकि इलेक्शन है 2000 अभी होने वाला है। अब इलेक्शन बिहार में होना है, तो अगर आधार कार्ड नहीं कंसिडर करोगे तो लोग कहाँ से इतने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है आपके लिए, ठीक है। मैंने ये आर्टिकल है तो छोटा सा वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है, और करेंटली इलेक्शन कमीशन बहुत ही डायनेमिक तरीके से काम कर रही है, इस वजह से ये रेलेवेंट हो जाता है।
अब देखते हैं कि इसमें कर क्या रही, मतलब पहली बात तो एक प्रॉपर इलेक्टोरल कॉलेज बनाएगी कि भाई कौन कौन लोग एक्चुअल में वोटिंग करेंगे, वही सेम चीज़ जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन में होती है, एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वही सेम यहाँ पे अपॉइंट होगा, एक प्रॉपर बैकग्राउंड मटेरियल होगा कि भाई किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था उसका एक कंपाइलेशन किया जाएगा और फिर उसके बाद इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा। अब देखते हैं जो कंपोजिशन होता है, मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो लोकसभा के इलेक्टेड नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर्स और राज्यसभा के इलेक्टेड नॉमिनेटेड, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात, मतलब ऐसे बोलो आप कि भाई पूरा का पूरा आप समझ लो कि राज्यसभा लोकसभा पार्टिसिपेट करता है किसके, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, दैट इज इट। ठीक है, अब ये डिफरेंट कैसे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से डिफरेंट ऐसे है क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन में केवल वोटर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड नहीं लेते हैं। नॉमिनेटेड कहाँ पे होते हैं आप खुद सोचो, नॉमिनेटेड राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्या आपका वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी पार्टिसिपेट करता है? आंसर इज नो। तो कौन भाग लेते हैं? प्रेसिडेंट इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर आती है, वहाँ पे वो लोग इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो लोग कहीं ना कहीं वोटिंग डालते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में नहीं डालते हैं। अब जो रूल्स मैंने आपको बताया 1970 रूल 4 के रूल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है, तो उसमें ये होता है अगर किसी कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होना है तो उसके पास एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स होने चाहिए, मतलब प्रपोज करें 20 MP आकर के बोले भैया इस बंदे को हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये बने, तो प्रपोज करेगा आकर के। उसके बाद फिर और 20 लोग होंगे जो उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, कि देन टोटल मान के चलो 40 लोग का कहीं ना कहीं आपका एक से होना चाहिए कि हाँ भैया हम हैं। और फिर नॉमिनेट, अगेन ये सारी चीज़ें रेलेवेंट नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है। सिग्निफिकेंस यही होगा, मिड टर्म वैकेंसी कहीं ना कहीं बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि इसके पहले ऐसा नहीं होता था जनरली कि कोई बीच में ही अचानक से वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया हो। तो इस वजह से ये चीज़ शो करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आप देखिए अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसे अपना काम पता है कि कैसे करना है। अगर यहीं पे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती और वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई होती, तब क्या होता? तब कहीं ना कहीं वेट कर रहे होते कि भैया चलो अब एक बॉडी बनाई जाएगी, अब वो बॉडी इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, फिर उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा XYZ। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा रेलेवेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जैसे ही ऐसे बोलते हैं ना बंदूक लगी ऑन स्पॉट इंसान एक्टिवेट हो जाता है तुरंत का तुरंत, तुरंत हॉस्पिटल। तो वैसे ही अब इलेक्शन कमीशन का SOP स्टार्ट हो गया कि उसे करना क्या है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन बाय डिफॉल्ट कह रहा है हाँ हाँ ऐसे 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 करना है। तो दिस शोज प्रोएक्टिवनेस की कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस शो करता है कि कितना टाइमली और फेयर इलेक्शन करवाने की तरफ तुरंत जितने भी हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं इंडिया के उसमें इलेक्शन कमीशन कितना पिवटल रोल होता है। अब जब मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन का पिवटल रोल, तो देयर आर हाई चांसेस कि मेंस में कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा हीटेड है, आपने नोटिस किया इलेक्शन कमीशन SIR में इतना टॉपिक में आ रहा है, इलेक्शन कमीशन जो पार्टी की डीलिस्टिंग कर रहा है उसमें काम आ रहा है, इलेक्शन कमीशन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। तो ये शो करता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपको पूरा लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। और ये आर्टिकल ऐसे चलेंगे अभी, तो डू नॉट वरी, जैसे जैसे आर्टिकल आते जाएंगे मैं उसके ऊपर डिस्कशन करता हुआ चला जाऊंगा। फिर उसी से कनेक्टेड राइट टू वोट के ऊपर था कि क्या राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट है, मैंने समझाया था नहीं। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक कहीं भी मेंशन नहीं है कि राइट टू वोट आपका एक है। तो क्या राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन्ड है? तो आप खुद सोचिए, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, फिर स्विच कर दिया गया, क्यों स्विच किया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब एक बेसिक क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बता दी। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट यही होगा कि भाई अब जितनी भी पार्टीज़ हैं वो अपना स्ट्रेटेजाइज करेंगी कि किस बंदे को हमें सेलेक्ट करना है, और फिर पूरी तरीके से उसको कंटेस्ट करवाएंगे इलेक्शन। बट स्टिल रिजल्ट्स पहले ही पता है कि ये NDA का ही कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीतेगा। ओके, अब देखते हैं GS पेपर 2 का जो सवाल आया था, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आज मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर ही फ्रेम किया आपके लिए, ताकि एटलीस्ट जो मैं मेंस का आपको प्रैक्टिस देता हूँ टेलीग्राम पे, पता नहीं आप उस चीज़ को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट आई फील कि एटलीस्ट मैं एक क्वेश्चन तो करवाऊँ ही करवाऊँ, जिससे आपको एटलीस्ट मतलब मैं अपना इधर से जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगती है कि आपको होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, वो पूरी हो जाए। तो अब देखिए इंट्रोडक्शन में आपको कैसे लिखना है, पूछ क्या रहे हैं पहले क्वेश्चन को समझो। डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ
राज्यसभा। तो इसमें देखो दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे ही बोले रोल तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या रोल्स हैं वाइस प्रेसिडेंट के। अब बोल रहे हैं किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, रोल क्या है। रोल तो भाई बहुत सारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। क्या बोल रहे हैं, द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट नहीं, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लेजिस्लेशन नहीं, बोल रहे हैं रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर एक एक्स दिया है तो दूसरा उस एक्स का काम स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। तो क्या है, तो आपको इंट्रोड्यूस करना है कि वाइस प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 64 एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की फेडरल और पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में बहुत ही अहम रोल होता है। और अगेन प्रेजेंट का आर्टिकल कनेक्ट को देखो, 2022 का सवाल था लेकिन मैंने आपके रिफ्रेम किया ताकि आप कनेक्ट कर पाएं। तो रीसेंट रेजिग्नेशन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप सिंह धनखड़ का, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तुरंत उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस इस ऑफिस की शो करता है। क्योंकि पूछा जा रहा है ना रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज चेयर, क्योंकि आप कर क्यों रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन तो बनाना है ना इलेक्ट करके। तो कहीं ना कहीं चेयरमैन का रोल बिकम सेंट्रल, बहुत ज़्यादा एक सेंट्रिक हो जाता है मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन, न्यूट्रलिटी, लेजिस्लेटिव फंक्शनैलिटी इन दी अपर हाउस। तो मेन रोल क्या है, मेन रोल चेयरमैन का होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, न्यूट्रलिटी, लेजिस्लेटिव फंक्शनैलिटी मेंटेन करना। इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इतना रिलेवेंट है। देखिए अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो, यहाँ करंट हो रहा है इलेक्शन, यहाँ कोई रोल की बात तो नहीं हो रही, लेकिन इलेक्शन के बाद वो रोल ही तो प्ले करेगा ना अपना यहाँ पे राज्यसभा में जाकर के एज अ चेयरमैन। तो ये चीज़ अहम हो जाती है। अब इसमें बॉडी में देखो प्रेसाइडिंग ओवर द ये हाउस प्रोसीडिंग, ये क्या है, ये एक पहला रोल है। आप इसको पढ़ेंगे, राज्यसभा के सेशन को वो अच्छे तरीके से कंडक्ट कराता है, ठीक है। डिसाइड करता है कौन स्पीक करेगा, कौन बोलेगा और कैसे एडजर्नमेंट प्रोसीडिंग करनी है। फिर सस्पेंड करने की पावर होती है अंडर 255 रूल्स, ठीक है। वो एक इंश्योर करता है न्यूट्रलिटी और फेयरनेस। अब वो एक पॉलिटिकली इलेक्टेड मेंबर तो होता है वो, लेकिन फिर भी वाइस प्रेसिडेंट एक नॉन पार्टीसन तरीके से काम करना होता है उसे। आपको पता है कि अब जैसे जगदीश सिंह धनखड़ की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी से उनका है। अब अगर आपका ओम बिरला की बात करें तो भी बीजेपी से है। बट पॉइंट इज कि यहाँ पे उनको एक न्यूट्रलिटी और फेयरनेस शो करनी होती है। तो ये भी एक रोल है किसका, राज्यसभा के चेयरमैन का, जो कि कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ही है। एक बैलेंस डिस्कशन में मदद करते हैं, हैज़ नो वोट, मतलब इनका कोई वोट नहीं है, लेकिन अगर कभी भी ऐसा आती है सिचुएशन जहाँ पे बोलते हैं ना प्रॉब्लम आ चुकी है, तो वहाँ पे कास्टिंग वोट का यूज़ कर सकते हैं डेडलॉक के बीच में। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट होता है, उसको हेड करते हैं। स्टाफ, बजट और जितनी इंटरनल फंक्शनिंग होती है राज्यसभा की, उसको ये पूरी तरीके से ओवरसी करते हैं। अगर हम लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये इनका रोल बोलते हैं ना लेजिस्लेटिव बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, बिल्स को शेड्यूल करना और एक प्रॉपर कंसेंसस को फैसिलिटेट करना होता है। वो एक मॉडरेटर की तरीके से काम करते हैं जब कभी प्रॉब्लम होती है, एक तरीके से बिचौलिए तरीके से, कि दो पार्टीज एक्स और वाई के बीच में कोई टसल ना हो और बहुत ही आसानी से सीमलेस तरीके से बिल का पासिंग की जा सके, राइट। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी और सिंबॉलिज्म को मेंटेन करना। अगेन यहाँ एक बात देखिए, व्हेन रूलिंग पार्टी लैक्स मेजॉरिटी इन राज्यसभा। अक्सर रूलिंग पार्टी मतलब कौन, रूलिंग पार्टी मतलब जो पावर में है, जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है। तो अक्सर कभी कभी क्या होता है, पार्टी आ तो जाती है पावर में लेकिन मेजॉरिटी नहीं होती। तो जो पार्टी दूसरी अपोजिशन में होती है वो डिसरप्शन बहुत पैदा करती है कि नहीं भैया हम नहीं करने देंगे। जैसे करंट में आप देख रहे हो, करंट जो आपका लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें ठीक ठाक मेंबर्स अपोजिशन पार्टी के थे, जिस वजह से इस बार डिसरप्शंस काफ़ी देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी और सिंबॉलिज्म को मेंटेन करता है, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है। तो वो राज्यसभा की डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब आप देखिए, नोटिस करिए, मैंने ये पूरा जो क्वेश्चन था इसका आंसर ही आपके सामने दे दिया है। आपको समझ में आ रहा है देना कैसे है। पहले क्वेश्चन के पार्ट को डिवाइड करिए कि क्वेश्चन में कितने पार्ट, क्या क्या डिमांड कर रहे हैं। तो पहला डिमांड है आप बताइए वाइस प्रेसिडेंट के रोल की। दूसरी है रोल एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आपके दिमाग में नहीं, जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो काम क्या क्या करता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर दी, ये सारे काम करते हैं। कंक्लूजन आप डाल दो कि भाई वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ राज्यसभा के चेयरमैन करते तो हैं, इंश्योर करते हैं ये सारी चीज़ें, क्या, लेजिस्लेटिव स्टेबिलिटी, प्रोसीजरल डिसिप्लिन, इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी। और जब पार्लियामेंट्री कंडक्ट किसी स्क्रूटनी में होता है तो ये ऑफिस, जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, ये एक एज अ पिलर की तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस लेके आते हैं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेके आते हैं। जब मैंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, जैसे मैंने हमेशा बताया, रिकॉल करते रहिए कि इंडिया में अगर कोई भी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
की बात हो रही है तो उसमें दो ही चीज़ मेन चलती हैं, एक इंटर स्टेट काउंसिल और एक दूसरी होती है आपकी कौन सी, जोनल काउंसिल, राइट, कौन सी, रीजनल काउंसिल। तो अब ये रीजनल काउंसिल, जोनल काउंसिल जो होती हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको कल ही समझाया था, एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको पता था रिसेंटली 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो हुई थी उसमें कौन कौन थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। फिर आपका इंटर स्टेट काउंसिल किस एक्ट के द्वारा आई थी, ये एक्ट नहीं बल्कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन 263 का हिस्सा है। जोनल काउंसिल की बात करें तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आई थी। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो वो आपका 1971 के एक्ट के द्वारा आई थी। दैट्स ऑल, इतना दिमाग में रखना है, आप रिकॉल कर लोगे आसानी से। अब 2023 में सवाल आया था कि इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, डेट ऑफ डिसीजन बिकम वैलिड ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड। क्या ये सही है? अगेन बहुत ही सिंपल है, नहीं, ऑब्वियसली ये गलत है। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर एक इंसान ने पास्ट में जो जो काम किए सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे अगर करंट में वो प्रॉब्लम या स्क्रूटनी फेस कर रहा है, ये प्रेसिडेंट में नहीं होता है। इलेक्शन फॉर द वोट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन ग्राउंड्स दैट, देखो अक्सर क्या होता है कि यूपीएससी की एक हैबिट है कि वो क्वेश्चन को इतने डेकोरेटिव फॉर्म में फ्रेम करते हैं कि लगता है ये तो सही है, ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। When the bill is presented to President of India, the Constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his assent। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने का रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया होगा करेंटली, कल भी मैंने आर्टिकल समझाया था कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उन्होंने 8 से 9 बिल के ऊपर वो बैठे हुए थे, पर क्या हुआ, हाई कोर्ट ने कहा भाई साहब जितने भी बिल पे बैठे हैं वो सारे के सारे बिल अब पास हो जाते हैं। तो उसी के ऊपर प्रेसिडेंट ने 143 जो आर्टिकल है उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात की जाती है कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसका यूज़ किया, उससे पूछा है कि भाई साहब यही सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया हुआ 2023 में, आज से 2 साल बाद करंट चल रहा है, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब की है कि इसके अंदर में प्रेसिडेंट या गवर्नर को बिल की एसेंट देनी होगी। अब ये क्यों पूछा गया? पूछने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि गवर्नर का इतने लंबे समय तक बिल के ऊपर बैठे रहना इज इलीगल, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई साहब कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट का रोल है ही नहीं प्रेसिडेंट और गवर्नर के रोल में इंटरवीन करने का, लेकिन आप में इंटरवीन कर रहे हो तो आप पहले बताओ कि क्या जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोई लिमिट प्रेस्क्राइब करता है या नहीं करता। तो रियलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन कोई लिमिट नहीं प्रेस्क्राइब करता, तो उसमें डी इज द राइट वर्ड। अब देख रहे हैं क्वेश्चन से कैसे आर्टिकल को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको सीखना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जीएस पेपर 3, पोल्यूशन के लिए रेलेवेंट है। अब इसमें क्या है, इसमें बात होगी जो प्लास्टिक और टोबैको इंडस्ट्रीज हैं दोनों में सिमिलरिटीज़ कैसी हैं, ठीक है। कंपैरिजन करता है कि जैसे प्लास्टिक और टोबैको इंडस्ट्री में किस तरीके से ये लोग जो पीपल होते हैं, ठीक है, या फिर करंट जो लॉज होते हैं उनको बाईपास करके अपने इंटरेस्ट को कैसे ये लोग मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर टोबैको इंडस्ट्री ब्लेम करती है इस चीज़ को, इंडिविजुअल को ब्लेम करती है, कहती है भाई साहब ऐसा है कि आप लोग जो है आप रिस्पॉन्सिबल हो, हम तो सिर्फ तम्बाकू बना रहे हैं लेकिन अब आप ना खाओ ना, हम तो बोलते हैं कि तम्बाकू के रैप पे लिखा है कि मत खाओ, लेकिन फिर भी लोग धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन साथ ही लोग और क्या करते हैं पता है आपको, मान लो ये एक्स टोबैको इंडस्ट्री है तो ये क्या करती है, ये साइंटिफिक एविडेंस भी बैक एंड से, सर बोलते हैं ना पीछे से एक बैकडोर जो चैनल होता है वहाँ से लोग ये भी पेश करते हैं कि ये कुछ नहीं है, तम्बाकू वाबू खाना कोई सेहत के लिए नुकसान नहीं है, देखो ये साइंटिफिक स्टडी हुई है इसमें ऐसा होता है। तो फिर मतलब ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो टारगेट होता है वो हाई क्लास नहीं होते। आप नोटिस किया होगा कमला या फिर आपका विमला, व्हाट इज़ दैट थिंग, ठीक है, विमल और फिर दो सो मैनी जितने एक्टर्स और एक्ट्रेस इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। राष्ट्रीय का मैंने अक्सर देखा था सलमान खान थे, फिर विमल का देखा था वो अजय देवगन काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया है? आपको क्या लगता है तंबाकू का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं? नहीं, दिमाग लगाया है टोबैको इंडस्ट्री ने। ये लोग जो एंडोर्समेंट करते हैं वो करते हैं उसका इलायची का, ठीक है, सिल्वर कोटेड इलायची होती है, ये उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। आप सोचो क्या सिल्वर कोटेड इलायची नाम की कोई चीज़, इलायची तो भाई इलायची होती है, उसमें सिल्वर कोटेड इलायची क्या होती है। अब आज से जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये काम करना, पूरा की पूरी टोबैको इंडस्ट्री जो भी है, आप कहीं भी ऐड देखना तो देखना सबसे पहले बड़ा सा विमल लिखा होगा, और विमल क्या है कुछ नहीं लिखे होंगे, छोटे अक्षर में लिखा होगा सिल्वर कोटेड इलायची। वैसे ही क्या करेंगे, रजनीगंधा का होगा। तो एक्चुअल में ये लोग बना क्या नहीं पता, ये टोबैको बना रहे हैं।
लेकिन लॉ कहता है कि आप टोबैको का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, टोबैको नहीं एडवर्टाइज करेंगे, हम उसी नाम सेम रखेंगे, बट अपना कोई दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और उसे हम लोग बेचेंगे। लेकिन आप कभी भी जाओ इलायची लेने के लिए, आपको इलायची नहीं मिलेगी। मतलब आई हैव सीन दिस थिंग कि ये लोग किस तरीके से पब्लिक को प्लस गवर्नमेंट के लॉस को बाईपास कर रहे हैं। सेम चीज़ लिकर इंडस्ट्री भी कहती है। गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी जितनी भी इंटॉक्सिकेशन वाले ड्रिंक्स होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उसको उसका एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। तो लिकर वालों ने क्या कर दिया, लिकर वालों ने कर दिया भाई साहब अब हम सोडा वाटर बनाएंगे, सोडा वाटर का एंडोर्समेंट करते हैं। आपने सुना होगा, मतलब कितने भी, मतलब आई हैव सीन ये किंगफिशर वाले या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट लिकर की ब्रांड्स होती हैं, आई डोंट नो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सोडा वाटर का एडवर्टीजमेंट करते हैं, बट नाम उन्हीं का लिखा होता है नहीं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो कर रही है कि इन लोगों ने किस तरीके से बाईपास किया। ये करते क्यों है, क्वेश्चन आता है। ये करते हैं एडवर्टीजमेंट करने, क्योंकि जनता बोलते हैं ना हमें पता तुम्हें पता, इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको समझ में आ रहा है ये लोग कर क्या रहे हैं, है ना। इनकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है, टोबैको इंडस्ट्री की। इनकी टारगेटेड ऑडियंस है वीकर सेक्शन, जिनके पास टेंशन बहुत है, तो उन्हें चाहिए तंबाकू। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं, बट स्टिल दे फील कि नहीं थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ी टेंशन से आराम मिल जाएगा। तो दीज आर द रीजन जिस वजह से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हो रहा है काम ये। अब सिमिलर टैक्टिक्स टोबैको इंडस्ट्री भी क्या कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दे रही है। जैसे बोलते हैं ना, अब हो क्या रहा है, जैसे टोबैको का ऐड कहता है कि भाई हेल्थ वार्निंग है, इंडिविजुअल चॉइसेस को ब्लेम करते हैं। तो अब जो सेम काम जो टोबैको इंडस्ट्री कर रही थी वही सेम काम अब प्लास्टिक इंडस्ट्री भी कर रही है। प्लास्टिक इंडस्ट्री क्या कहते हैं कि भाई साहब हम तो रिसाइकलिंग प्रमोट कर रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन ये जो कंज्यूमर है, मतलब मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे ब्लेम कर रहे हैं, फिर आप जिम्मेदार हो इस चीज़ के लिए, एनवायरमेंट हार्म करने के लिए। हमें देखो, हम तो पूरा रिसाइकलिंग कर रहे हैं ना भैया, आप नहीं कर रहे हो तो आप जिम्मेदार हो इसके लिए। और ये पूरी तरीके से मिसलीडिंग साइंस को फंड करते हैं। मैंने पहले ही बताया, टोबैको कंपनीज क्या करते हैं, एविडेंस देते हैं कि किस तरीके से हेल्थ रिस्क नहीं है। सेम प्लास्टिक इंडस्ट्री भी कर रही है। वो बोल रहे हैं भाई हम रिसाइकलिंग को एक बोलते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं कि रिसाइकलिंग फॉल्स सोल्यूशन है। उनके कहने का पार्ट ये है कि जो रिसाइकलिंग का गेम खेल रहे हो आप लोग, मीटिंग कर रहे हैं आप, ये कोई मतलब नहीं है इसका। उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस भी देते हैं लोग, कहते हैं कि देखो आप रिसाइकलिंग एक एक्स प्रोडक्ट की करोगे, बट उस रिसाइकलिंग करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज लगेंगे वो तो आपके पूरे के पूरे क्या होंगे, अनसस्टेनेबल होंगे, उससे तो एनवायरनमेंट हार्म होगा ना। तो इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है भैया जो जैसे हो रहा है एकदम पूरे एनवायरनमेंट को फूक डालो। इन शॉर्ट ये इनके कहीं ना कहीं मतलब है कहने का। तो इस वजह से पता चलता है कि ये लोग फॉल्स सोल्यूशन और किस तरीके से लार्ज स्केल रिसाइकलिंग पूरी तरीके से इम्प्रैक्टिकल है, तो ये शो करने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक एविडेंस देकर के जितनी प्लास्टिक इंडस्ट्री है। फिर ग्रीन वॉशिंग, अगेन आपको ग्रीन वॉशिंग का टर्म पेपर में भी आया हुआ है, बहुत रिलेवेंट है, आपको दिमाग में होना चाहिए। जैसे बोलते हैं सिगरेट होती है, बोलते हैं कि ये सब पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक है, कंज्यूमर को एक तरीके से आप ये समझ लीजिए बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये होता है जब एक प्रोडक्ट को शो किया जाए कि ये पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बट वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल लगे होंगे वो किसी ना किसी तरीके से अनफ्रेंडली होंगे। तो ये बेसिक मतलब होता है। अब हो क्या रहा है इसमें, ये जितने भी कंपनीज़ हैं आपकी रिसाइकलिंग कंपनीज प्लास्टिक वाली, ये लोग ग्लोबल साउथ को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे लॉस बहुत टाइट हो रहे हैं। कैसे, कार्बन बॉर्डर टैक्स पहली बात तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से फॉर्म हो रहा है, जो ग्रीन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट बन रही हैं। लेकिन वहीं पे एक और एग्जांपल आता है बिग ब्यूटीफुल बिल यूएसए का, जहाँ पे क्या कहा है उसने, ये कहा है कि भाई साहब जितनी भी फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री है हम उन्हें रिवाइव करेंगे। तो ये चीज़ एक तरीके से झटका है कि आप एक तरफ ग्रीन पॉलिसी की तरफ जा रहे हो, फिर आप दोबारा से रिवाइव कर रहे हो। प्लस इन्होंने कहा है, किसने, ट्रंप ने ये चीज़ कही है कि जितने भी हम इंसेंटिव दे रहे थे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को वो 2027 में हम बंद कर देंगे। तो इस वजह से कॉन्ट्रडिक्शन भी क्रिएट करता है। लेकिन ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है ये ग्लोबल साउथ को टारगेट इसलिए कर रही है क्योंकि वहाँ पे जो लॉज हैं कहीं ना कहीं वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, एनवायरमेंटल लॉज वीक है, जिस वजह से वो सोचते हैं उनका वेस्ट जो है डंपिंग हो सके। ठीक है, तो वेस्ट डंपिंग के ऊपर भी एक सवाल आया हुआ था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखी जा रही, प्लास्टिक यूज ट्रिपल कहीं ना कहीं हो जाएगा बाय 2060। ठीक है, तो ये एक बेसिक एक पॉइंट है कि क्यों टारगेट कर रहे हैं ग्लोबल साउथ को, क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरमेंटल लॉज हैं वो बहुत वीक है। इंडिया की सिचुएशन देखा जाए, अराउंड 70% इंडिया का जो रिसाइकिल प्लास्टिक है वो इनफॉर्मल सेक्टर में प्रोसेस किया जाता है।
इसी से कनेक्ट करो कल का आर्टिकल, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है उसमें कुछ टॉक्सिक भी तो होंगे। ऐसा तो नहीं बस प्लास्टिक दिख रहा है, प्लास्टिक जहाँ से निकलेगा वो चीज़ टॉक्सिक भी तो हो सकती है। तो इनफॉर्मल होने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके हेल्थ हज़ार्ड पे भी इम्पैक्ट करती है। कोई लीगल प्रोटेक्शन इंडिया में नहीं है। जो लोग पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं, जो रैक पिकर्स होते हैं, ग्रास फ्रूट रिसाइकलर्स होते हैं, आप नोटिस किया होगा ना, कबाड़ी वाले क्या करते हैं, वो आते हैं ज़मीन से कहीं से भी प्लास्टिक उठा रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं, तो उनके हाथों में और बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फिर वो एक अनसस्टेनेबल या फिर एक ऐसी जहाँ पे जाते हैं जहाँ पे पूरा वो जो बोलते हैं ना कचड़े को वो अच्छे से दे के पैसा कमा सकें, लेकिन वहाँ पे अगेन अगर सिर्फ हम हेल्थ के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये चीज़ बहुत ही इन्वर्सली इम्पैक्ट करती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर तरीके से कहा है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम बनाई, जिसमें बोलते हैं ना जितना भी वर्क फोर्स है उसको फॉर्मलाइज करने के लिए कहा गया, हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ्टी गियर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। बट आपको लगता है ये चीज़ हो पाएगी? इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक सिचुएशन इतने इस समय मतलब जेन्युइनली देखा जाए तो वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा उतनी ज़्यादा सही नहीं है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण क्या है कि जो आपका सिविल सर्विस है इंडिया की, ठीक है, सिविल सर्विस इन जस्ट अबाउट IAS IPS, ओवरऑल सिविल सर्विसेज कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल या अकाउंटेबिलिटी नहीं फील करती है अपने वर्क को लेकर के। वही सेम चीज़ प्राइवेट में होती है, जिस वजह से काम नहीं हो पाता है ढंग से। आई सिंपल टेल यू वन इंसिडेंट ऑफ माइंड। रिसेंटली आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस, ठीक है, देयर वाज वन वर्क, ऐसे ही मैं पहुंचा, वहाँ पे देयर वाज वन गाय हु वाज च्यूइंग दिस पान मसाला। मैं गया, वो बंदा अंदर बैठा, मतलब बाहर भी नहीं आया, ही वाज सिंपली सेइंग, मैं कहा ये एक काम कराना है भैया, ही सेड कि नहीं आज नहीं होगा कल आओ, आज वो है नहीं जिनका कराना है। और काम इतना छोटा सा था एंड दैट गाय वाज सेइंग, मतलब अंदर से मुझे लगा कि जब पर्सन लाइक मी, अगर एक एजुकेटेड इंसान जा रहा है उससे इस तरह से बोलने, तो एक अनएम्प्लॉयड या फिर एक अनएजुकेटेड इंसान जब जाएगा तो उसके साथ कैसे बिहेव करते होंगे ये लोग। तो ये है करंट सिचुएशन ब्यूरोक्रेसी की। हम भले ही कुछ भी बोलें बट रियलिटी ऑलवेज हिट्स डिफरेंट। रियलिटी में आज भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वर्स हो रखी हैं। अगेन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है स्टेप्स नहीं ले रही है, बट स्टेप्स तभी बेनिफिशियल होंगे जब उसको फॉलो किया जाएगा हर एक स्टेप पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है 80,000 वर्कर्स को बेनिफिट हो चुका है स्कीम के द्वारा, बट अगेन वो 18,000 वर्कर्स कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कोई पूछे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इट्स जस्ट अबाउट कि रियलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट, ठीक है, कंपेयर टू व्हाट आर द थिंग्स विच हैज़ बीन टोल्ड अबाउट एनी स्कीम। ठीक है, अब इंडिया का जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसको अमेंड किया गया। कहा कि भाई साहब अमेंडमेंट करके जो प्रोड्यूसर इस पोल्यूशन को फैलाते हैं या फिर प्लास्टिक वेस्ट को करते हैं उनको ऊपर एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको इस प्लास्टिक वेस्ट को सही से रिसाइकिल करना होगा। इसी के ऊपर सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से सवाल आया था, ठीक है, CSR के ऊपर। आई थिंक CSR था, या आप एक बार उसको रिकॉल करिएगा। देयर वाज वन टर्म विच इज कॉर्पोरेट, हाँ कॉर्पोरेट, वही मैं सोच रहा हूँ, मैं व्हाट एम आई सेइंग, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे सवाल आया था आपका, आई थिंक 24 में आया था या 25 में सवाल आया था कि CSR आपका 5% या इतना देने के लिए मैंडेट कर रखा है। ठीक है, उसी में एक वर्ड आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको प्लास्टिक वेस्ट को पूरी तरीके से रिसाइकिल करना होगा। अगेन एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी इस आर्टिकल के रेफरेंस में। अब देखते हैं व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स। ये कल का सवाल है, कल भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी, आज मैंने फिर से ले ली। मैं अगर कोई क्वेश्चन या कोई आर्टिकल रिपीट होगा मैं बार बार उस क्वेश्चन को लूँगा, इवन इफ इट्स 100 टाइम, क्योंकि मुझे पता है आपको लगे सर ये तो मोनोटोनस हो रहा है, सर बार बार हो रहा है। मैं इतना कहूँगा बेटा होने दो उस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपने एक चीज़ कॉमन हमेशा सुनी होगी, रिपीटिशन रिवीजन, बार बार वो चीज़ करने से आप 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन एक क्वेश्चन अगर है और उस एक क्वेश्चन को आपने 10 बार पढ़ा है तो उस एक क्वेश्चन को 10 के मुकाबले आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग ह्यूज क्वांटिटीज, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सॉलिड वेस्ट होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग अभी भी उसको डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे जो इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है सॉलिड वेस्ट, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम किस तरीके से सेवली टॉक्सिक वेस्ट को जो एक्यूमुलेट होता है उसको हटाया जा सके। तो अब आज के देखो होता क्या है, डेली डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, कभी भी एक आर्टिकल कंप्लीटली किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। आर्टिकल के की पॉइंट्स का यूज़ करके आप उस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो कल जो आर्टिकल था वो सोशल ऑडिट हुआ था हजारडस वेस्ट के ऊपर, तो मैंने वही समझाया था कि उस पॉइंट्स को कैसे कैसे आप इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं।
आज आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर, प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या क्या इम्पेडिमेंट्स है, तो इम्पेडिमेंट तो आप यही डालो ना कि 70% ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक इनफॉर्मल सेक्टर में, पहला पार्ट ये आज के आर्टिकल से डाल लिया। दूसरा कल वाले आर्टिकल से डालो जहाँ पे क्या हो रहा था, 49 आउट ऑफ 54 सैनिटेशन वर्कर किसी पास कोई एक सेफ्टी गियर नहीं है। सोशल ऑडिट ने ये रिवील किया। तो आप देख रहे हो, आपने 2-3 आर्टिकल की चीज़ों को एक जहाँ एकदम बोलते हैं ना निचोड़ के आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो कितना ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल लगेगा। ये नहीं होगा कि आप मोनोटोनस कोई चीज़ बोल रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल की बातों को एक क्वेश्चन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है कि मैकेनाइज इक्विपमेंट मिस हो रहा था 47 में, आपको पहले बता दिया। वर्कर्स को इनफॉर्मली हायर किया जा रहा था, ये कल के आर्टिकल की बात है। आज का आर्टिकल भी कह रहा है 70% जो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो रही है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो रही है, और वो जो कर रहे हैं उनके पास एक प्रॉपर गियर नहीं है, हेल्थ हैजार्ड को लेकर के वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जा रहे हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं है उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट की कि भैया आपको ये काम करने जा रहे हो, लेकिन उनसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल लीगल फेलियर को शो करता है। कोई रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं है प्रॉपर कि अगर कोई इंसान मर जाएगा इन सारी चीज़ों में तो वीक अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा शो होती है इन सारी चीज़ों में। गवर्नमेंट की नमस्ते स्कीम जो है वो लॉन्च तो हुई थी, लेकिन अभी भी ये केवल हाफ आइडेंटिफाइड वर्कर को पास पहुंची, तो ये गैप को शो करती है। यही तो बोले ना क्या क्या गैप है, तो नमस्ते एक गैप है। और ये जो टॉक्सिक और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होता है इसमें बहुत बड़े फेलियर आते हैं। ऑन टॉप कौन कौन से, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक एनफोर्समेंट, लो अवेयरनेस एंड इनएडिक्वेट फंडिंग। इसका सोल्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर है, सेफ्टी रेगुलेशन एक और एक पार्ट हो जाता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है जिससे हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पास के आर्टिकल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। बहुत देखो बहुत बड़ा आर्टिकल दिख रहा है, बट इसके अंदर की पॉइंट्स ही मैंने आपके लिए निकाले हैं जो ज़रूरी है। ठीक है, अब ये आर्टिकल रिलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ही इज़ वेरी रेपुटेड आप बोल सकते हो, क्योंकि एम.के. नारायण आपके प्रीवियस आईबी के डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तो उनके पास एक अच्छी खासी नॉलेज चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने दिया। इस वजह से आई फेल्ट कि ये चीज़ ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वॉरफेयर में, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो था, उसके बाद क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो हम देखेंगे आज। स्पेशली 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके बाद जो जो चेंजेस आए हैं, फिर इंडिया को किस तरीके से अपने डिफेंस स्ट्रेटजी को करेंटली जो ग्लोबली चेंजिंग एनवायरनमेंट है उससे कैसे अडेप्ट करना होगा, ये उस पर बात करता है। अब देखो पहली बात तो ये है कि करंट में जो ओल्ड ग्लोबल ऑर्डर था वो डिक्लाइन हो चुका है। पहले क्या होता था, कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज होती थी वो डिक्टेट करती थी दुनिया कैसे चलनी है, ठीक है। लेकिन अब वो क्या हो चुकी है, जो फाउंडेशनल फ्रेमवर्क था, जैसे पीस ऑफ वेस्टफेलिया और कांग्रेस ऑफ वेना, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं वो करती, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर क्या है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी सेकंड, उसके बाद बहुत सारे ट्रीटीज, बहुत सारे कन्वेंशन साइन हुए कि भैया अब दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, बट स्टिल अब वो चीज़ चेंज हो रही है धीरे धीरे। जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अब वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है इन्वर्सली, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गेटिंग फॉलोड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब लोग क्या कर रहे हैं, वो पावर सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? अब देखो होता कैसे, अगर एक इंसान, यहाँ 10 इंसान है, 10 इंसान में 2 इंसान अभी तक अपनी पावर को काव कर रहे थे कि भैया हम 2 हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम जो बोलेंगे बाकी 8 को करना होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 8 के पास अब वही चीज़ें आ गई जो 2 के पास थी, तो अब 8 के 8 क्या बोल रहे हैं, हमारी पावर ज़्यादा है, हमारी पावर ज़्यादा है, तो आपस में क्या टसल हो रहा है। तो आज करंट सिनेरियो यही है। अमेरिका अपने आप को ग्रेट नहीं बोल सकता क्योंकि चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी कहीं ना कहीं है। तो ये सब क्या क्रिएट कर रहा है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है। और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया कहीं ना कहीं एक यूनिफाइड सिंबल की तरीके से काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सबको जोड़ने की बात कर रहा है, जिसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर रहा है, उसी में नमीबिया को अंदर में लेके आया। हम बात करते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन की, जिसमें हम अपने से छोटों की मदद करते हैं और एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमारी मदद हो। कैसे ट्रिनिडाद टोबैगो में जा करके हमने जो गिरमितिया कम्युनिटी थी उसकी हेल्प की, उसको हमने OCI देने की बात की। मैंने आपको समझाया था गिरमितिया कम्युनिटी क्या थी, जो इंडिया से लेबर प्लांटेशन वर्कर्स लिए गए थे, कहाँ पे, ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील एरिया में, या फिर जो आपका साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज थी वहाँ पे ले गए थे। तो वो सारे वर्कर्स की जनरेशन करंटली वहाँ पे है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चर को, इंडिया के हिस्टोरिक इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर बताया गया कि जो इल्यूजन, ये जो पोस्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, कहीं ना कहीं ये इल्यूजन है पीस का। आपने बनाए तो इतनी ट्रीटीज, इतनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं
ये चीज़ बहुत ही हाईलाइट करती है कि भैया चलो बड़ी वॉर तो नहीं हुई, लेकिन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन से? कोरिया में, वियतनाम में, अफ्रीका में देख रहे हो आए दिन खूब खूब सुनाया करते हो आप लोग, कितने सवाल आते हैं, पावर का कितना मिसयूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पीस जो थी कभी एग्जिस्ट हुई ही नहीं थी। रियलिटी में देखा जाए पीस का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ पीस? पीस मतलब जब लड़ाई ना हो। तो क्या जब वर्ल्ड वॉर ना हो तभी मतलब कह रहे हैं हम पीस है? क्या जो इंटरनल वॉर्स हो रही है क्या उसको हम लोग बोलेंगे नहीं पीस की सिनेरियो? नहीं। तो पीस कभी एस्टेब्लिश हुई ही नहीं। अगर आप देखोगे, अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखोगे तो आपका इन 19th सेंचुरी के बाद से, ठीक है, 19th सेंचुरी नहीं बट 20th सेंचुरी लेके चलो, सो लेट 20th सेंचुरी में जो 1990 का समय था, वहाँ पे अफ्रीका में देखो कितने जेनोसाइड्स हुए थे। आप अगर नोटिस करेंगे तो जो आपका मिडिल ईस्ट था, इट वाज ऑलवेज हीटेड। तो कब पीस थी भाई? पीस तो कभी देखी नहीं गई। क्या अगर वर्ल्ड वॉर नहीं है तो मतलब बस पीस प्रिवेल कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब इल्यूजन ऑफ पीस कहा है, ठीक है। अब जो शिफ्ट हो चुका है वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे हो चुका है वॉरफेयर का। अगर आप ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में हुआ था तो उसमें एक कहा जाता है कि ये एक बिगनिंग ऑफ मॉडर्न और टेक एनेबल वॉर था, क्योंकि उसमें जीपीएस गाइडेड बॉम्ब और 3D स्ट्राइक्स की गई थी। ये डेजर्ट स्टॉर्म में था। लेकिन अगेन अगर करंट कॉन्फ्लिक्ट्स बात की जाए, करंट कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, वेस्ट एशिया, इंडिया, पाकिस्तान का जो हुआ कॉन्फ्लिक्ट, तो वो दिखाता है कि भाई अब ये जीपीएस गाइडेड और 3D स्ट्राइक तक नहीं सीमित है। अब एडवांस्ड यूज ऑफ ड्रोन हो रहा है, एआई का यूज हो रहा है, साइबर वॉरफेयर का यूज हो रहा है, और जितने भी नेटवर्क सेंट्रिक टैक्टिक्स होती हैं उनका यूज हो रहा है। तो अब जब देख रहे हैं इतने ब्रॉड लेवल पे हर एक नई चीज टेक का यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे लाठी डंडा तलवार लेके तो कभी नहीं लड़ पाएंगे ना। वी नीड टू अडेप्ट। और अगर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं ड्रोन, फाइटर जेट, एआई गाइडेड मिसाइल, हाइपरसोनिक वेपन, ये सारे यूज हुए थे। जैसे मैंने बोला हाइपरसोनिक, आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल, व्हाट इज क्रूज मिसाइल। तो आपको बताया था बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी होती है कि एक बार फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर आपने एक बार उसे, ये एक मान लो जगह है, ठीक है, यहाँ से मिसाइल छोड़ी तो ऐसे हवा में जाएगी, उसके बाद अब वो अपने टारगेट पे, एक टारगेट डिसाइड होता है एक्स टारगेट, तो बस उसी एक्स टारगेट पे जाके गिरेगी। एक बार लॉन्च हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, मतलब बहुत कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रांसफर हो जाती है मिसाइल ये। तो ये अक्सर यूज़ किस लिए होती है? स्टैटिक टारगेट्स के लिए। क्रूज मिसाइल जो होती है वो थोड़ा सा ना लो एलिवेशन में काम करती है और पूरी तरीके से कंट्रोल होती है। ठीक है, कैसे? मान लो यहाँ से क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया, अब क्रूज मिसाइल क्या होगी? बहुत ही लो एलिवेशन में जाएगी, इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, हार्ड टू डिटेक्ट होती है। लेकिन अगेन ये सुपरसोनिक नहीं, मतलब केसेस ये होते हैं क्योंकि अब नीचे 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 जाएगी तो पहाड़ भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे इसकी स्पीड बहुत ही गाइडेड होती है, एक तरीके से ड्राइवर होता है क्रूज मिसाइल में। बैलिस्टिक मिसाइल ये इतनी फास्ट होती है कि जब तक रडार तो पकड़ ही लेता है इसको, बैलिस्टिक मिसाइल को रडार पकड़ लेता है, लेकिन कुछ कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसकी। इतनी स्पीड होती है जब तक डिटेक्ट करोगे तब तक हो चुका है तहस नहस, ठीक है। तो ये चीज़ शो करती है किस चीज़ को, कि मॉडर्न वॉरफेयर कितना टेक ड्रिवन हो चुका है। इंडिया के लिए चैलेंज क्या है? इंडिया की करंट मिलिट्री कहीं ना कहीं देखा जाए तो आउटडेटेड है, वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, ठीक है। वी आर एडवांसिंग, ये भी डिनाई नहीं कर रहे, बट अगेन करंट सिचुएशन क्या है कि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आउटडेटेड है और हमें उस चीज़ को समझ के चेंजेस लाने होंगे। हमारा जो रिलायंस राफेल जेट पे है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं शो करता है कि इंडिजिनस वेपन प्रोडक्शन अभी भी इनएडिक्वेट प्रूव हो रहा है। राफेल जेट का होने का पॉइंट क्या है? राफेल जेट ने सिंपल कहा भैया हम अपने सोर्स कोड नहीं देंगे, और ये सुनते ही इंडिया ने मांगा कि भाई आप हमें सोर्स कोड दो, हम थोड़े चेंजेस करना चाह रहे हैं। राफेल ने कहते नहीं हम नहीं देंगे भैया, डसॉल्ट एविएशन ने सिंपल ये बात कही। तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास इंडिजिनियस वेपन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना 5th 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है और 5th जनरेशन ऑलरेडी उसके पास है। हाँ अभी 4.5 जनरेशन भी ढंग से नहीं कर पाए, ये चीज़ शो कर रही है। इंडिया का 5th जनरेशन एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन अगेन ये चीज़ अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इट विल टेक एटलीस्ट 2-3 ईयर्स टू कम्प्लीटली इसका एक बोलते हैं ना एक प्रॉपर एक मॉडल बनने में इतना समय लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? शो कर रही हैं कि इंडिया को अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट को सोचना पड़ेगा। ड्रोन में, एआई में, ऑटोनॉमस वॉरफेयर में हमें इन्वेस्ट करना होगा और अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं उन्हें डाइवर्सिफाई करना होगा, जिससे फ्यूचर थ्रेट्स के लिए हम लोग प्रिपेयर हो सके। और करेंटली अगर देखा जाए जो रीजनल टेंशंस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो 2 फ्रंट वॉर सामने आ चुकी है, एक चाइना की
और एक पाकिस्तान की। तो उस चीज़ के लिए अब चाइना के लिए क्या है, चाइना ने हमको एक तरीके से लाइव टेस्टिंग लैब बना दिया है। चाइना डिफेंस सप्लाई करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान वेपन्स हमारे ऊपर यूज़ करता है, और चाइना उस चीज़ को देखता है और कहता है अच्छा ये एक्स वेपन ऐसे यूज़ हुआ है, तो अब उसी एक्स वेपन को पॉपुलराइज करके वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग या डिफेंस मार्केट को और बढ़ाता है, कहता है देखो ये हमारा एक्स वेपन इंडिया के खिलाफ यूज़ हुआ था जो पाकिस्तान ने हमसे लिया था, आप भी लीजिए। तो उसकी खरीद बढ़ती है इस सारी चीज़ों से। तो इंडिया को कहीं ना कहीं ये डिमांड है कि जो इंडिया की मिलिट्री प्रिपरेशन है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल अर्जेंसी है। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।